है ना, क्योंकि जा भी सकती है। ठीक है, हेलो, और क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए जल्दी, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। क्लास 10th बायोलॉजी, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में अपन लोग इसके पहले पढ़े थे क्या पढ़े थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तब मेरे पास बाल थे, या बड़ा आला रे आला, वायु अमन आला, है ना, तब बाल थे। लेकिन अब मेरे पास बाल नहीं है, तो अब बाल नहीं बचे तो क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मैंने आपको उस टॉपिक पे बताया भी रहा होगा, परिसंचरण तंत्र। तो सर, जो परिसंचरण तंत्र है इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम परिसंचरण तंत्र में मेनली 3 चीजें मेन होती हैं। पहली रुधिर कणिकाएं, ब्लड वेसल्स, और दूसरा परिसंचरण हेतु माध्यम, और तीसरा हृदय। ठीक है, पहली क्या मेन है? पहला मेन है आपका रुधिर कणिकाएं, है ना। दूसरा क्या है? परिसंचरण हेतु माध्यम। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है हृदय, जिसे बोलते हैं हार्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्लड वेसल्स होनी चाहिए, सर्कुलेटरी मीडियम होना चाहिए, और हार्ट होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजों से होता है क्या बॉडी में? परिसंचरण। यदि ये खटमल लाल है, कौन है ये? खटमल लाल है। तो इस खटमल लाल को कहीं भी तुम क्लिक कर देते हो ना, क्लिक बोले तो सुई चुभा देते हो ना, तो इसके इसके वहीं से ब्लड निकलना शुरू होता है, रक्त निकलना शुरू हो जाते। कहीं भी इस खटमल को चुभा दोगे तो तुम्हारे भी चुभा दोगे निकलने लगेगा। ऐसा नहीं कि बस खटमलवा चुभाओ, ना, खटमलवा के रक्त निकलता है, तुम्हारे तो कुछ निकलता ही नहीं है ना। तो देखो, जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर कणिकाएं हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 तरह की हैं। पहले को हम लोगों ने बोला धमनी, और दूसरे को हमने बोला सीरा। पहले को हमने बोला आर्टरी, और दूसरे को बोला वेन्स। आर्टरी और दूसरे को वेन्स। हेडिंग डाल के लिखोगे, रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की, धमनी और सीरा। अब यहां पे तुम लोगों को अंतर समझना होगा कि धमनी क्या होती है और सीरा क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग अंतर भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा, लिखूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपनी कॉपी में एक तरफ डालो बच्चे धमनी, दूसरी तरफ डालो सीरा। क्या डालोगे? धमनी, दूसरी तरफ डालोगे सीरा। ये दोनों क्या है? ये दोनों है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो धमनी की तरफ लिखोगे कि रुधिर को हृदय से सभी अंगों तक ले जाती है। यानी कि धमनी क्या करती है? तो ये रुधिर को हृदय से सभी अंगों तक ले जाती है। ठीक है, यानी कि हार्ट के अंदर, यहां से मैं सांस लिया, हार्ट के अंदर खून आ गया। कौन सा खून? अच्छा वाला खून। तो अच्छा वाला खून कहां जाएगा भाई? कोशिका में जाएगा ना, ऑक्सीजन वाला। तभी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। तो जो अच्छा वाला खून होगा जिसमें ऑक्सीजन होगी, तो क्या करेगी ये धमनी, आर्टरी क्या करती है? ब्लड को हार्ट से शरीर के अंग यानी कि कोशिका अंग तक ले जाती है। कौन? धमनी। सीरा का क्या काम होता है? तो सीरा सभी अंग ऊतकों से रुधिर को हृदय तक ले आती है ना। सीरा क्या करता है? सभी अंगों या कोशिकाओं या ऊतकों से, लिख लेना, ऊतकों से, अंगों नहीं है, सभी कोशिका व ऊतकों से रुधिर को, ठीक है, हृदय तक ले आती है। अब ये ले करके हृदय में डाल देगी, तो ये कौन सा ब्लड रहेगा? एक चीज समझना, ये ब्लड ले जा रही है, यानी कि ये कौन सा ब्लड है? ये है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब क्या है कि इस ब्लड के अंदर O2 है, ऑक्सीजन है, और ये कौन सा ब्लड है, तो ये है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, ये चीज समझ गए। तो जो सीरा होता है वो कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, और जो धमनी है वो कौन सा ले जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। बताइए ये पॉइंट आपके क्लियर हुए या फिर नहीं, बताइए जल्दी। धमनी, आर्टरी और वेन्स में जो सिमिलर अंतर है, जो बिल्कुल आसानी से समझने वाला अंतर है, बताओ वो आपका क्लियर हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ तो बताओ, हो गया तो बताओ। उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तो पड़ेगा। ये भाई बताना तो बनता है यार, है ना। दूसरा, धमनी जो होती है, देखो जब रक्त जाएगा हार्ट में तो हार्ट में ज्यादा तेजी से प्रेशर होगा, ज्यादा तेजी से प्रेशर करके भेजेगी पूरे शरीर की कोशिकाओं में। जब कोशिकाओं में भेजेगी तो धमनी जो होगी ना, धमनी जिसको बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी की जो दीवार होगी ना वो मोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है भेजने के लिए। बताओ, जब तुम अपने घर से अपने नानी घर जाते हो तो जल्दी से पहुंच जाते हो, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी से पहुंच जाते हो, लेकिन जब लौटते हो तो धीरे धीरे इधर उधर करते करते लौट जाते हो। पहुंचने को जल्दी से पहुंच गए, है ना। कोई प्यारा लड़का है, प्यारा प्यारा, और वो प्यारी लड़की से मिलने गया है तो जल्दी से पहुंचेगा। तो इसी तरह जब ब्लड कोशिकाओं के अंदर पहुंचना होता है तो तुरंत पहुंचेगा, खूब ढेर सारा प्रेशर रहेगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, तो इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है ना। इनकी क्या बोलता है, इनकी भित्ति मोटी, लिख लेना, इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती हैं। ठीक है, क्योंकि हृदय रुधिर को उच्च दाब से, है ना, उच्च दाब से भेजता है ना, तीव्र गति से, यानी कि उसको उच्च दाब देता है, उच्च दबाव देता है। उच्च दबाव देगा तभी जाकर के ब्लड सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा। सीरा की तरफ क्या लिखना है कि इसकी भित्ति धमनी की तुलना में, है ना, इसकी भित्ति क्या होती है, तो इसकी भित्ति लिख लो कि इसकी भित्ति धमनी की तुलना में पतली होती हैं तथा इसमें रुधिर दाब कम होता है ना। कम बोले तो यानी कि वापिस आ रहे हो ना, नानी गांव से वापिस आ रहे हो, धीरे धीरे चले आ रहे हो, है ना। तो देखो समझ में आ रहा है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में यार ये भी बता दिया करो, तुम लोग बताते नहीं हो, है ना। बिल्कुल सिंपल। इससे तुम देखो, इससे क्या फायदा हो रहा है, तुम धमनी के बारे में भी पढ़े जा रहे हो, सीरा के बारे में भी पढ़े जा रहे हो कि धमनी क्या होती है, सीरा क्या होता है। कभी कभी तुम जब इमेज देखे हो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसी ऐसे बॉडी के, ऐसे बॉडी खड़ा रहता है ना खड़ा रहता है ना, उसका कवर निकला हुआ होता है। अबे शरीर के साथ देखो, इसको कवर हटा दो, ऐसे हटा दो तो मैं मेरी शकल की तरफ नहीं देखोगे तुम, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जब निकला हुआ रहता है तो वहां पे देखने को मिलता है कि एक रेड कलर की पट्टी, मतलब नली टाइप में दिखा करता है, एक ब्लू कलर की। तो जो रेड कलर होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट करता है, और जो ब्लू कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को इंडिकेट करता है। ठीक है, तीसरा नंबर है, इसके ऊपर कपाट नहीं होते हैं, है ना। यहां तक आप लोगों ने देखा कि जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, जो वेन्स होती है, जो सीरा होती है, उसका क्या मतलब क्या काम होता है। तो इसको हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कौन ले जाती है, तो आपको कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमेशा आर्टरी यानी कि धमनी ही ले जाती है। ठीक है, यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिलता है कि ये बड़ा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, एक हमारे बॉडी में मतलब हमारे अंदर होती है पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। ये चीज याद रखना, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक प्रकार का अपवाद है। और इसमें क्या बताया जाता है सर कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है,
हमेशा अगर पूछा जाए आर्टरी धमनी कैसा ब्लड लेकर के जाती है, तो हमेशा बताओगे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। लेकिन अपवाद में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेकर के जाती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक वैसे ही जस्ट अपोजिट इसका पल्मोनरी वेन्स क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो क्या करती है? वो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एक बार क्या, हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। पल्मोनरी वेन्स, अगर कहीं पर भी आपको पल्मोनरी शब्द देखने को मिले तो ये समझ जाना कि वो फुफ्फुसी धमनी की बात कर रहा है या फिर फुफ्फुसी सिरा की बात कर रहा है। ठीक है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। बताओ यस या नो, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ, बताइए। अगर मैं पूछूं कि रक्त का दबाव, ठीक है, रक्त का दबाव धमनी में होता है कि सिरा में होता है, तो बताओ किस में होता है? बताओ रक्त का दबाव जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? आर्टरी के अंदर होता है या फिर वेन्स के अंदर होता है? तो क्या बताओगे? तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो। और रक्त का कम दबाव या रक्त धीमी गति से किसके अंदर चलता है? तो उसके लिए क्या बताओगे? बताओ उसके लिए क्या बताओगे? रक्त, देखो रक्त का दबाव, अधिक दबाव धमनी के अंदर होता है और रक्त का कम दबाव किसके अंदर? सिरा के अंदर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है धमनी की दीवारें मोटी होंगी। क्या होंगी सर? तो मोटी होंगी, लेकिन सिरा की दीवारें ठीक ठाक होंगी। इसमें कपाट लगे होते हैं, ये चीज याद रखना कि जो ब्लड नीचे से आ रहा है ऊपर तो उसको रोक लिया जाए, धीरे धीरे आ रहा है ना। अगर तेजी से आता तो भाई एक झटके में आ ही जाता, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है तो इसमें कपाट लगे होते हैं, लेकिन इसके अंदर कपाट नहीं होते। इसको लगता है बस तुरंत ट्रांसपोर्ट करो पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो ये मिट नहीं रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्या? हार्ट, हृदय। परिसंचरण हेतु माध्यम ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है ना। इसको पहले मिटा देते फिर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हमारा सेकेंड पॉइंट है परिसंचरण हेतु माध्यम। ठीक है, ये वाला सर्कुलेटरी मीडियम क्या होता है बताइए। अगर आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो एक मीडियम के द्वारा जाते हैं। ठीक है, मीडियम बोले तो बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मीडियम क्या होता है, उसका माध्यम क्या होता है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीज यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो परिसंचरण हेतु माध्यम में क्या है कि यह एक तरल एवं गतिशील संयोजी ऊतक होता है ना। रक्त के अंदर जो पाया जाता है रक्त, यह एक गतिशील एवं तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये मूवमेंट भी करता है, गति भी करता है। देख रहे हो ना, यहां से यहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, मतलब जगह पहुंच जाता है ये। ठीक है, और क्या होता है? ये तरल भी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ऐसा नहीं कि भैया दूर दूर हो जाएं, है ना। जैसे आप 10th में हैं, 11th वालों से आप लोग दूर दूर रहते होगे,
लेकिन 10th वाले बच्चों के साथ आप लोग कनेक्ट होते होगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसमें माध्यम में दो चीजें पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए सर्कुलेटरी मीडियम में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें प्रॉपरली दो चीजें पाई जाती हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं रक्त, जिसको बोलते हैं ब्लड, और दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फोसाइट, कणिकाएं, लसिका जिसको बोलते हैं, नॉट कर्णिका, लसिका। ब्लड को बोलते हैं रक्त और लिम्फ को बोलते हैं लसिका, ठीक है। बताइए, परिसंचरण हेतु जो माध्यम रहेगा उसमें सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी, पहले ब्लड, दूसरा लसिका। अगर पूछा जाए ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। कितना होता है सर, तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, तो ब्लड के अंदर मेनली 2 चीजें होती हैं, है ना, 2 चीजें होती, समझना सर। पहला तो ब्लड के अंदर पाया गया प्लाज्मा, दूसरा पाया गया रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और दूसरा क्या पाया गया, ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा, ब्लड सेल में क्या क्या पाएंगे, ब्लड सेल में, ब्लड की सेल कितने प्रकार की होती, तो आपको ये तो पता ही है, नहीं पता, बताइए। पता है, हिंदी से लिखो, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। फिर लिखो व्हाइट ब्लड सेल। फिर लिखो प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, तो प्लेटलेट्स मतलब जमा देता है, जमा टाइप में देता है चीज़ों को। जैसे खून यहाँ से निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोसाइट होता है ना, एक प्रोटीन होता है एग्जैक्टली। देखो विटामिन के की कमी से होने वाले रोग होते हैं ये, है ना। तो क्या होता है, ब्लड का थक्का जमा देता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट करके होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एग्जैक्टली, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये 3 चीजें होती हैं, इसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, इसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, इसको प्लेटलेट्स के नाम जानते हैं। ये होती हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स देखा जाए, प्लेटलेट्स तो इनका जीवन काल जो होता है वो 9 से 10 दिन का होता है। क्या इनका लाइफ स्पैम, इनका जीवन काल देखा जाए तो 9 से 10 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है ये लगभग 55%, ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा, ठीक है। और 45% यानी कि 45% क्या होता है, तो वो होती हैं ब्लड सेल, ठीक है। तो जो प्लाज्मा 55% होता है, इसमें 90 से 92% क्या होता है, तो वो होता है H2O, ये याद रखना। और प्लाज्मा का अगर कलर देखा जाए तो हल्का येलो कलर का रहता है ना। जो प्लाज्मा होता है किस कलर का होता है, तो हल्का येलो कलर का होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये होते हैं मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम। अब बात करते हैं, जैसे यहां पर मिलीमीटर क्यूब, अगर इसको पूछा जाए कितना पाया जाता है प्लेटलेट्स, है ना, तो इसमें लिख लो 2 लाख से 4 लाख मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स पाई जाती है। मिलीमीटर क्यूब मतलब एक, सोचो एक बूंद मान लो, एक बूंद हो सकता है, ठीक है। एक बूंद में 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। सोचो कितना ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट होता है ना प्लेटलेट्स का, ठीक है। समझ रहे हो, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में ही पाई जाती हैं सर, आरबीसी हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। जो खून दौड़ता रहता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, लैब में जाते हैं, अपना ब्लड निकलवाते हैं, वो एक आता है, इसको ऐसे डिब्बा में बंद कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्लड टहल रहा होता है, फिर उसको मशीन में डाल करके प्लेटलेट्स अलग, आरबीसी अलग निकाल करके चेक करके फिर आपकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट को बोलते हैं सीबीसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीबीसी। आप लोगों ने सुना ही होगा और ये आम चलता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है।
लिम्फ के बारे में बात करें, लसिका के बारे में, तो देखिए सर बता दूं, ये लसिका क्या होता है, तो रक्त का छना हुआ भाग होता है। रक्त एक तरफ से जाता रहता है, ठीक है, ब्लड जाता है तो सबसे पहले ये धमनी में जाता है, आर्टरी में। आर्टरी क्या करते हैं, छोटे छोटे वेसल्स बना लेती हैं, छोटे छोटे वेन्स बना लेती हैं, ब्लड कार्परिलीज बना लेती हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले एक बड़ी आर्टरी फिर छोटी आर्टरी करके हो जाती हैं, तो उन्हीं आर्टरी से कभी कभी कोई सामान गिर जाता है, ठीक है। सपोज दैट तुम मानो ब्लड है एक बस, क्या है, बस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा बैठ के टहल रहा है पूरे वेन्स के अंदर। कभी कभी क्या होता है, बस से छोटे बच्चे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसकी पन्नी क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। कोई पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो वो बाहर की तरफ थूक देता है, ठीक है। आप कुछ सामान देखें, कुछ मिला तुरंत बाहर फेंक दिए, खिड़की से बाहर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें भी होता है, ब्लड के अंदर भी कोई सामान गलती से गिर गया या खिड़की के बाहर गिर गया, मतलब एक नली के बाहर है ना, एक ट्यूब के बाहर गिरता है, तो वो सीधे जाकर के लसिका का निर्माण करता है, लिम्फ का निर्माण करता है, ठीक है। लसिका के अंदर देखा जाता है ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसे, ये हल्का पीला रंग का होता है, येलो कलर का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, एक चीज याद रखना, हाँ, अगर पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज सर विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो लसिका के अंदर ये देखने को मिलता है, यह रुधिर की प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जो ब्लड होता है इसमें क्या होता है, तो ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ब्लड की अपेक्षा लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ये याद रखना, ठीक है। लसिका क्या होता है, ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन प्रोटीन इसमें कम होता है, ठीक है। छना हुआ रुधिर होता है। इसमें आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि लसिका के प्रवाह के लिए लसिका केशिका विद्यमान होती हैं, ठीक है। इसके प्रवाह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, लसिका केशिका विद्यमान होती हैं, ठीक है। और उन्हीं लसिका केशिकाओं में लसिका दौड़ता रहता है, लसिका चलता रहता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, लिख लो कि लसिका के प्रवाह के लिए लसिका कोशिका विद्यमान रहती हैं और मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। लसिका कोशिका क्या बनाती हैं, बड़ी लसिका वाहिका, अंत में क्या, कहाँ पे खुलती हैं ये, तो अंत में बड़ी शिरा में, ठीक है। पहले सबसे छोटी लसिका कोशिकाएं हैं ये लसिका केशिका, केशिका मतलब केस, बाल, ट्यूब, ठीक है। फिर ये लसिका बड़ी ट्यूब पे डाल देता है अपना सामान जो भी लाता है, बड़ी ट्यूब से कनेक्ट रहता है। फिर ये बड़ी ट्यूब क्या करता है, शिरा से जाकर के सीधे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है, इसमें रेड ब्लड सेल की मात्रा कम होती है, डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि लड़ाकू विमान टाइप में रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए डब्ल्यूबीसी अधिकतर काम में लिए जाते हैं, लड़ाई करने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का होता है कुछ आपके ट्रांसपोर्टेशन का सीन। इसके बाद फाइनली अपना बचता है मानव हृदय, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, चलिए यहां से मिटा देता हूं। अब लास्ट टॉपिक है हृदय, हार्ट पढ़ के टॉपिक पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो लिखना चाहो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए सर, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले मानव हृदय, लिख लो ह्यूमन
हार्ट। मानव हृदय क्या होता है? ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? पेशी अंग, मस्कुलर ऑर्गन होता है। पूछा जाए ये किस तरह का होता है, तो ये एक मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, मुट्ठी के आकार का, एक फिस्ट के आकार का होता है। ये देखो ऐसे। और अधिकतर लोग सोचते हैं मानव का दिल ऐसे होता है ना? तो सर ये दिल नहीं होता है। ठीक है, इस दिल को फर्जी बनाया गया है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि दिल की बात आती है तो ऐसे करके जोड़ के बना दिया जाता है ना। ये भाई साहब ये सब बेवकूफ़ी है। ठीक है, वास्तव में रियल का अगर दिल देख लोगे ना, हार्ट देख लोगे ना, तो इस दिल से नफरत हो जाएगी। ये तो कुछ काम भी नहीं करता है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। फिर कैसा होता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो, रक्त, वो अगर पूछा जाए कि ये हार्ट पाया कहां पर जाता है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताओगे? छाती में, छाती में दोनों फुफ्फुस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, छाती में दोनों फुफ्फुस के बीच में स्थित होता है, थोड़ा सा दाईं ओर झुका होता है। छाती में, लिख लो इसको, छाती में दोनों फुफ्फुस के बीच में, यहां पर, इसको बंद कर ले, तो यहां पर स्थित होता है, थोड़ा सा दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर, देखो सही में दिखा रहा हूं ना हाथ अपना, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। और इसकी वजह से लंग्स, बाईं ओर का जो लंग्स होता है थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ये होती है एग्जैक्ट लोकेशन किसके? तो आपके हार्ट के। अगर हार्ट का भार पूछा जाए तो 310 ग्राम होता है हार्ट का वेट, हार्ट का भार। ठीक है, देखिए हार्ट क्या करता है, हार्ट का मेन काम क्या होता है? तो हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना तथा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाई युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए। ठीक है, मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट यदि देखें, ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। ये देखो 1 2 3 4। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? तो जो ऊपर वाले होंगे उनको बोलेंगे एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना? वेंस नहीं, वेंट्रिकल। तो ये क्या हुआ? ये राइट हुआ। ये साइड क्या हुआ? लेफ्ट हुआ। ठीक है, ये लेफ्ट हुआ ना अपना, बताओ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो इधर का साइड होगा राइट, इधर का होगा राइट, इधर का होगा लेफ्ट, इधर का होगा लेफ्ट। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं बताइए? क्लियर है ना? अब ये हुआ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर इधर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के 4 भाग होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए हार्ट के कितने चेंबर होते, चेंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट डिवाइडेड बाई 4 चेंबर। ठीक है, 4 चेंबर होते। कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, इस चेंबर का मेनली काम क्या होता है? तो सर हमें पता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। तो हार्ट में 4 चेंबरों का मेन काम यही होता है कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाई युक्त रुधिर को आपस में मिलने से रोकता है। अगर 4 चेंबर नहीं होंगे तो आकर के मिस जाएगा एक में ही, है ना? जैसे खिचड़ी पका लेते हो, तहरी पका लेते हो, सब मिक्स हो जाता है। अगर दाल चावल पकाओगे, सब्जी चावल पकाओगे तो अलग अलग रहेगा ना? आपकी सब्जी अलग रहेगी, चावल अलग रहेगा।
तो इस तरह यहाँ भी होता है, हार्ट के साथ भी यही खेल है ना। मतलब बिल्कुल सिंपल खेल है, कोई बहुत बड़ा सा खेल नहीं कि जो तुम समझ ना पाओ, है ना। बिल्कुल आसानी से खेला जाने वाला ये खेल है। चलिए देखते हैं। बायां आलिंद बायां नीलय की हम लोग बात करते हैं। बायां आलिंद, फिर बायां नीलय। बायां आलिंद बोले तो लेफ्ट एट्रियम, और सर बायां है और बायां नीलय तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सर किसकी बात हो रही? तो ये लेफ्ट साइड वाले की बात हो रही है, समझना बिल्कुल। देखो इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ ना तो समझ जाना, बिल्कुल दिक्कत कर जाएगी। देखो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए, बिल्कुल सिंपल। देखो जो बायां आलिंद होता है यह रुधिर को फुफ्फुस से एकत्रित करता है, ठीक है। बायां आलिंद क्या करता है? रुधिर को फुफ्फुस बोले तो लंग्स, फुफ्फुस से एकत्रित करता है। मतलब कि लंग्स से आता है ब्लड कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। सर कहां पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर देखो लेफ्ट एट्रियम में एक नली के माध्यम से, अब जो भी रहता है ना, लेफ्ट एट्रियम एक प्रकार का डिब्बा है, एक दरवाजा, एक रूम है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड सीधे कहां पर आएगा? तो ब्लड सीधे आएगा सर, तो वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पर। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? यह ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। सर ये क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। सर यहां पर एक ट्यूब लगी होती है, जिस ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? ब्लड जाता है, बहुत तेजी से जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं से नलियां होती हैं, यहीं से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है, अरोटा के माध्यम। सबसे पहले अगर देखा जाए, हम यहां पे बना लेते हैं लंग्स, है ना। ये राइट लंग्स हुआ और ये लेफ्ट लंग्स हुआ, एल हुआ, है ना। तो लंग्स से कौन सा ब्लड आ रहा है? तो लंग्स से ब्लड आ रहा है सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर कहाँ आ रहा है? तो वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कैसे? तो ये होता है पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट। अब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है बताओ? धमनी के द्वारा कि वेन्स के द्वारा? तो आपने बोल दिया भैया जो धमनी होती है ना वही ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सा ब्लड? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या है? ये शुद्ध रक्त है, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? तो फाइनली अब हम लोग बात करेंगे दायां अलिंद की और दायां नीलय की, ठीक है। दायां अलिंद बोले तो राइट एट्रियम और इधर क्या है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये चीज समझ गए। तो ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? तो वो पूरे बॉडी में हो रहा है,
ठीक है, कहां पर हो रहा है? पूरे बॉडी में। हेलो, बता दो एक बार, मूड ना खराब हो जाए मेरा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे समझ गए। थोड़ा सा आवाज आ रही है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है, राइट एट्रियम के अंदर कि शरीर से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकत्रित करता है कौन? राइट एट्रियम। ठीक है, शरीर से आने वाले, जो बॉडी से आता है कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एकत्रित करता है, उस ब्लड को स्टोर करता है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, अब देखो मैं गलत बना दिया, इसको मुझे रेड से बनाना चाहिए था। अब इधर ये जुड़ेगा सीधे वेन्स से, और ये वेन्स इस ब्लड को कहां पर लेकर के जाएंगी? कहां पे लेकर के जाएंगे सर? राइट एट्रियम के अंदर। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, यहां पर समझ में आया? एवं दाएं, ये फिर क्या करता है, ये राइट एट्रियम के पास जो ब्लड आता है ना, फिर ये सीधे भेज देता है फिर नीचे वाले को। ले बेटा, किसको भेजता है? राइट वेंट्रिकल को भेज देता है। समझना, ये फिजियोलॉजी है, हार्ट की फिजियोलॉजी। हार्ट कैसे काम करता है एग्जाम में बनाओगे तो जस्ट ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, तो ये हार्ट की फिजियोलॉजी है। तो ये क्या करता है, राइट एट्रियम की बात की जाए तो ये सीधे और सीधे राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर देता है, और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देता है। सर ये जो ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मेरा पेट दर्द करने लगा। ये कौन सा ब्लड है, तो ये है सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है कहां पे? लंग्स में। लंग्स से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। मैंने बताया था आपको कि जो शुद्ध रुधिर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कौन करता है? आर्टरी की वेन। तो मैंने बताया आर्टरीज करती हैं। ठीक है, आर्टरीज। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? तो वेन्स करती हैं। लेकिन सर यहाँ पे वहां पे मैंने वेन्स और आर्टरी में मैंने आपको एक अपवाद बताया था, एक अपवाद टाइप में बताया था ना। मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन होता है वो पल्मोनरी वेन्स करती है, ना कि आर्टरी। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये आर्टरी ही तो इसको ला रही है लंग्स से यहाँ पे। तो सर यही पॉइंट है कि लंग्स से राइट एट्रियम तक जो नलिका वाहिका ब्लड को ले आती है उसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड को लंग्स में ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है सर। बस यही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी तो अशुद्ध रुधिर ले ही नहीं जाती है। आर्टरी अशुद्ध रुधिर ले ही नहीं जाती है। आर्टरी का काम होता है शुद्ध रुधिर को ले जाना, तो अपना शुद्ध ले जाए। लेकिन हमने अपवाद बताया था कि एक एक्सेप्शन होता है, एक बड़ा सा अपवाद होता है, और उस अपवाद में ये बताते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, रुधिर को ले जाती है। तो कहाँ की पल्मोनरी आर्टरी और कैसे ले जाती है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ पे ले जाती है, लंग्स के अंदर ले जाती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। कौन से ब्लड को? तो वो ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है।
ठीक है, बताइए। ये था हार्ट की फिजियोलॉजी। ठीक है, ये देखो ये पूरा हार्ट है। हार्ट का शेप ऐसे नहीं होता है। हार्ट के शेप का अगर बताना तो एक मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक सेकेंड, दिखाना क्या चाहूंगा, तुम लोग अधिकतर लोग शायद देखे हो आप लोग, है ना। एक सेकेंड देख रहा हूं। देखिए ह्यूमन, आप लोग सर्च करेंगे ह्यूमन हार्ट बायोमन, देखना। ये देखो, ये वाला वीडियो सच में बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये वीडियो है ना, और इसमें बताऊं ये जो इसमें का इमेज बना हुआ है उसको मेरे छोटे वाले भाई ने डिजाइन किया है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा है। डाइटिंग में चले सच में। तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? बहुत वही सिकंदर, बिल्कुल सिंपल। इसको जरूर देखना। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है? जो ऊपर वाला भाग होंगे ऑरिकल, वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट राइट होंगे ना, लेफ्ट राइट है ना, तो अपने आप से लिख लेना। ठीक है, आप देखो सबसे इमेज देखो, मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ। सोचो कितनी ये ऐसा लग रहा है, ऐसा हार्ट बिल्कुल चलने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अरोटा, है ना। देखो यहाँ से नाम भी मिलेगा, अरोटा। सबसे बड़ी धमनी होती है अरोटा। सच में कहता हूँ बहुत जानदार इमेज बना है। उसको मेरे छोटे वाले भाई ने बनाया है ना। वो आए तो वो आर्ट, मतलब आर्ट टाइम में बहुत ढेर सारा बनाता रहता है कुछ ना कुछ, तो उसने एक दिन इसमें ही बना दिया। मैं बोला चल बना दिया तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, है ना। शायद उसका नाम भी नीचे मेंशन होगा क्या। देखिए उस बेचारे का नाम भी नहीं मेंशन किया गया इसमें, है ना। नहीं करना चाहिए था सच में, बहुत उसने एक सराहनीय काम किया था, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम के एक अलग से वीडियो आप लोग देखना चाहें तो देख लेंगे, बाकी आपके लिए इतना लिमिटेड है, सफिशियंट है। और आप लोग बुक जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो शायद यहाँ पे कुछ छूट रहा हो, तो वहाँ पे जाकर के आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली क्या बताने, अगर हाँ एक चीज़ और सर, एक चीज़ और, साउंड कैसा होता है, हार्ट का साउंड कैसा होता है। दिल कह रहा है तुम्हें आके देखो, ये कोई गाना है क्या? मैं गाना ही नहीं, मतलब हार्ट का साउंड क्या होता है? धक 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 धक, सुनते हो ना? नहीं सर, हार्ट का साउंड होता है लब डब। लब का साउंड होता है 0.5 सेकेंड और डब का साउंड होता है 0.3 सेकेंड। अगर पूछा जाए हार्ट एक बार में कितने टाइम्स धड़कता है तो 72 टाइम्स धड़कता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर पूछा जाए, ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना है, तो 120 mmHg से 80 mmHg होता है, ये याद रखना। 120 मतलब 120 की स्पीड से ब्लड तेजी से जाता है, किसके अंदर? अरोटा से होकर के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और 80 की स्पीड से धीरे धीरे वापस चला आता है। आप नानी गांव जाते हो अपने, है ना, तेजी से जाते हो ना भाग के, बताओ, नानी गांव में आपको पेड़ा मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बचपन में मैं अपने नानी गांव में ही रहा हूं, है ना, वहीं पे मैं पला बड़ा हूं। तो वहाँ पे क्या होता था, मेरे को बचपन में पेड़ा बहुत पसंद होता था। तो इंसिडेंट याद आ गया, ठीक है। तो मेरी जो नानी थी उनको मैं हमेशा मम्मी बोलता हूँ, और आज भी मैं उनको मम्मी ही बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पेड़ा बहुत पसंद होता था, तो वो बहुत मेरे को, मतलब बहुत मेरे को दिल से वो चाहती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। सोचो, मैं अपनी मम्मी से कम वो रखता हूँ, लेकिन नानी के पास हमेशा जाता हूँ। उनसे अगर बात नहीं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो फिर क्या हुआ था कि बचपन में वो मेरे लिए ढेर सारे पेड़े बना देती थी, तो मैं खाता रहता था। और मैं रात को क्या करता, दिन में खेलता रहता था, तो रात को जाता था, सो जाता था इसे। तो मेरे को उठाने के लिए एक ट्रिक हुआ करती थी, ऐसे उठाते थे, हे उठ उठ, चल पेड़ा खा ले। तो मैं बोलता अबे पेड़ा, हाँ, तुरंत उठ जाता था तुरंत उठता था, जाता था, देखता पेड़ा है ही नहीं, नींद खुल गई, फिर चल खाना खा ले, फिर खाना खिला देती थी। एक बार तो मुझे याद है आज भी, मैं खाना खाने के लिए गया था, मुझे बोली चल पेड़ा खा ले। मैं उठ के गया, से पहुंच गया, नींद में था, पहुंच गया, बोली चल खा खाना। तो ऐसे मैं आँख बंद किया था, और उधर चूल्हे में खाना बनता था, बहुत पहले की बात है ना,
गरीब थे हम लोग ना, अभी भी गरीब है, ऐसा कोई वो नहीं, गरीब क्या मतलब ठीक है यार, जितना भी है सफिशियंट है। आज की डेट में थोड़ा सा मैंने बदला है, अपने कुछ बदलाव किया है, क्योंकि मुझे देखो बदलाव चाहिए था, ठीक है। आज भी मैं अपनी बात पर्सनली अगर बताऊं तो मैं प्यार मोहब्बत आशिकी इन सभी के चक्कर में मैं आज तक नहीं पड़ा, ठीक है। आज भी हमेशा मुझे बदलाव चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, छोटे में काम नहीं होगा। और फिर फाइनली मैं वहाँ पे बैठता हूँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे राख पड़ी होती, चूल्हे की जो होती है ना, राख बोलते हैं उसको, राख को ऐसे खा लेता हूँ, 2 तमाचा मेरे खींच के पड़ता है। अब कौन मारता, नानी मेरी नहीं मारती मेरे को, मेरी मम्मा मेरे को मार देती हैं, अबे तो राख खा लिया है। तो ऐसा सीन कभी कभी हो जाया करता है यार। तो बचपन का जो इंसिडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े, चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है भैया, ये कोई चचुआ है ना, इस चचुआ के अंदर कोई जो खराब पदार्थ होता है, खराब पदार्थ मतलब जो इस चाचा के लिए नुकसानदेह है, यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है, ऐसे करके अमोनिया बहुत नुकसान करता है ना, बताइए। तो वो खराब पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं उसको, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या किया जाता है, को उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या किया जाता है कि उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या कहलाता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना ही, शरीर से बाहर निकालना ही, निकलना नहीं, अपने से थोड़ी ना निकलेगा, उसको निकाला जाता है, निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। या फिर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। यदि आप इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिफिनीशन एक और लिखना चाहें एनसीईआरटी बेस, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड डिफिनीशन थोड़ा सा बड़ी है, आप लोग लिखिए कि उपापचयी क्रियाओं से बनने वाले अवांछित पदार्थों को, ठीक है, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, उपापचयी क्रियाएं किनको बोलते बताइए, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाओं से बनने वाले, ठीक है, से बनने वाले अवांछित पदार्थ को, ठीक है, यानी कि उपापचयी जो क्रियाएं हो रही हैं उससे जो अवांछित पदार्थ बन रहा है, उस अवांछित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि भैया ये अवांछित पदार्थ क्या है, अवांछित या फिर अपशिष्ट या फिर उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो क्या जवाब दोगे, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, लवण आदि। अवांछित पदार्थ कौन कौन से हैं, यूरिया, छोटी री हो गया, यूरिक अम्ल, बहुत ढेर सारे लवण हो सकते हैं, और अमोनिया आदि, ये सभी क्या हुए, तो ये सभी अवांछित पदार्थ हुए, ठीक है। अब इस अवांछित पदार्थ को शरीर से बाहर कौन निकालता है, ठीक है, ये तो अवांछित पदार्थ हो। अब देखते हैं कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मानव में उत्सर्जन, मानव में यदि देखेंगे इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर यदि देखेंगे तो इस ह्यूमंस के पास ये देखिए, ये पाया जाता है ऐसा कुछ, देखना इमेज को, ये देखो,
मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है वो होता है किडनी। किडनी कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है यहाँ पे स्टमक, ठीक है। किडनी जिनको हम लोग बोलते हैं गुर्दे, गुर्दे या फिर इन्हें को बोलते हैं वृक्क, याद रखना, ठीक है। यदि पूछा जाए किडनी कितनी पाई जाती है तो किडनी दो पाई जाती, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ये कौन सी किडनी है? तो ये राइट किडनी है, ठीक है। ये कौन सी किडनी है? तो ये है लेफ्ट किडनी। किडनी क्या करती है? कुछ लोग बोलते हैं हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है बताओ? परिसंचरण तंत्र पढ़े थे, बताओ हार्ट का काम क्या होता है? लोग बोलेंगे खून की सफाई करना। किडनी का काम क्या होता है? देखो, जो खून होता है इसी फ्लूइड में ही यूरिन बनता है। इसी खुनवा के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जाते हैं किडनी के अंदर, छनते हैं, फिर जाकर के वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा मूत्र होता है, ठीक है, जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ पर छनता है? वो छनता है किडनी में, ठीक है। तो पूछा जाए ह्यूमंस के अंदर कितनी किडनी पाई जाती हैं, तो अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनी यानी कि एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ठीक है। अब एक जोड़ी किडनी के बाद यहां से जो मूत्र वैया निकलेगा, इस मूत्र को दोनों किडनी से ले जाएंगी, है ना? बताइए। इस मूत्र को दोनों किडनी से ले जाने वाली जो वाहिनी होती है उनको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, है ना? यूरेथ्रा, यूरेटस, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूट्रस। यूरेटस है यार भाई, यूरेटस, है ना? यूरेटस बोले तो ये किडनी हुई, ये क्या हुई? ये मूत्र वाहिनी हुई, मूत्र वाहिनी या मूत्र वाहिका, ठीक है। अभी एक क्लास और थी 11th वाली, थोड़ा सा इस वजह से मेरे को थोड़ा सा वो मतलब वो हो रहा है ना? बाकी कुछ नहीं, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, परेशान मत हो, ठीक है। ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें सिलेक्ट करके मैं लिख के लाया हूँ। कौन सा? यूरेटस। अबे यार गलत लिख रखा है, यूरेट्रस, यूरेटस, ठीक है। अ पेयर ऑफ किडनी लिख लेना, अ पेयर ऑफ किडनी हिंदी से लिख लो यार तुम लोग, है ना? किडनी दो पाई जाती हैं, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिका पाई जाती है। सुन लो, लिख लो, एक जोड़ा मूत्र, एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिका, और एक मूत्राशय पाया जाता है, यूरेनरी ब्लेडर जिसको बोलते हैं, है ना? एक क्या पाया जाता है? एक मूत्राशय पाया जाता है, इसको यूरेनरी ब्लेडर बोलते हैं, ठीक है। और एक मूत्र नलिका पाई जाती है, ठीक है, सॉरी मूत्र मार्ग, मूत्राशय, ये मूत्राशय हुआ, ये मूत्र मार्ग हुआ, ठीक है। मूत्र मार्ग, एक मूत्र मार्ग पाया जाए। मूत्र मार्ग बोले तो क्या होता है? यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। यूरेटर, TER, है ना? यूरेटर, बिल्कुल सही लिखा है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, समझो बिल्कुल। अब यार मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया हूं, ठीक है। कंफर्म क्या? सही हो गया पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए, ह्यूमंस के अंदर अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं। किडनी से जो भाई मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, उसको दो ठो नलिका लेकर के जाती, पाइप, दो पाइप लेकर के जाते हैं, और उसे एक पाइप को बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिका। मूत्रवाहिका जाकर के जिससे जुड़ता है उसको बोलते हैं मूत्राशय, यानी कि यूरेनरी ब्लेडर, है ना? मूत्राशय। और मूत्राशय से जब यूरिन पास होता है, भाई यूरिन बाहर निकालते हो, छोटे बच्चे तो अपने में ही कर लेते हैं, ठीक है। जब यूरिन बाहर निकलता है तो वो किस रास्ते से जाता है? तो वो हो जाता है मूत्र मार्ग से जाता है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, है ना? यूरेथ्रा लिख लो, बस हो गया।
ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। किडनी, अब मेन चीज आता है भैया किडनी, किडनियां को पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। चलिए तो क्या करें, इसको मिटा दें, इसको लिखना चाहो तुम लोग लिख लो, ठीक है। अब भैया यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से मूत्र बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से बन रहा है यूरिन, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ना। तो बताइए इसमें से जो जो आपको लिखना हो आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दूँ, चलिए। अब बनेगा यूरिन, ठीक है, लेकिन यूरिन हमेशा बनता रहता है सर, है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो आपका यूरिन बन रहा होगा, बन बन के कहाँ जा रहा होगा, तो बन बन के बताओ। यूरिन जब बनेगा तो बन के कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा, एक नली होती है, उस नली के माध्यम से कहाँ जाएगा। अब हम लोग इस किडनी, वो जाएगा यार इसमें, मूत्राशय में, यूरेटस में, यूरिनरी ब्लेडर में। ब्लेडर मतलब ब्लेडर, जैसे जब कभी कभी आप देखे हो हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब कोई पेशेंट होता है तो उसका क्या लगाया जाता है, उसको एक वो यूरिनरी ब्लेडर लगा दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार एग्जैक्टली, देखो मेरे को नाम बोल रहा है, वो जो यूरिन पैक करके सैक करके लगा दिया जाता है, उसके अंदर नली डाल, पाइप से नली डाल दी जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसको लटका दिया जाता है, देखते देखते वो भरता जाता है, भरता जाता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि यूरिन अगर थोड़ा सा भी बनता है तो वो सीधे जा करके मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो नली डाली जाती है वो नली यहाँ से जाती है सीधे यहाँ पे मूत्राशय में टच कर दी जाती है, ठीक है। और फिर एक जेली होता है, जेली के माध्यम से उसको लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे किडनी के बारे में, ठीक है। तो किडनी हमको देखो जैसे ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। किडनी में क्या होता है, जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो आती हुई इसके अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। ये देखो यहां से बहुत ढेर सारी चीजें यहां पे आपको, है ना, वेन्स टाइप में निकली हुई होंगी। ये देखो, ठीक है। ये हुआ हमारा कौन सी किडनी, ये हुआ लेफ्ट किडनी। तो देखो किडनी में जो यहां पे धंसा हुआ ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। किडनी के जो ऊपर की जो सतह होती है, ये वाली सतह, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। किडनी की जो बाहरी सतह है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये जो बना हुआ है ना, ये मैं उल्टा बना दिया हूं, ठीक है। देखो ये सीधा बना है, ऐसे बना है ये देखो, है ना। बुक देखोगे समझ में आएगा, इसे करके किडनी बना होता है, नहीं तो इमेज गूगल करके, दूसरा फोन है तो गूगल करके देख लेना, ठीक है। किडनी के बाहर वाले भाग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो बाहर का भाग, ये वाला स्पेस रहता है जहां पर थोड़ा सा, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाले भाग को, जहां पर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है, मेडुला। बताइए कॉर्टेक्स, रीनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, समझ में आया, बताइए। और फिर यहां पर जो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे रीनल पिरामिड। अगर बोले जो किडनी है, किडनी की यूनिट क्या होती है, तो उस यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। हिंदी में वही बोलते हैं उसको नेफ्रॉन, इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, ठीक है, नेफ्रॉन। रीनल पिरामिड, रीनल कैप्सूल, ये चीजें समझ में आई कि नहीं, बताइए, बताइए। इस बुक में तो बहुत डिटेल सा लिखा है, मैं आपको कितना बताऊं। रीनल पेल्विस से बीच वाला भाग हुआ पेल्विस रीजन, है ना। रीनल कॉलम, रीनल कैप्सूल, रीनल मेडुलर, रीनल कॉर्टेक्स। हाँ ये देखिए रीनल कॉलम, ये जो दो पिरामिड के बीच की जो जगह होती है, इसको बोलते हैं रीनल
कॉलम ही बोलते हैं, हाँ, रीनल कॉलम, ठीक है, रीनल कॉलम बोलते हैं ये बीच वाली जगह को। और इसमें से कुछ दिख रहा है? नहीं। अब हमने देख लिया इसके अंदर कॉर्टेक्स मेडुला। अगर देखा जाए एक किडनी के अंदर, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। 1 मिलियन, 1 मिलियन बोले तो भाई 10 लाख क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन। किसमें? तो भाई साहब ईच किडनी में। ईच किडनी बोले तो प्रत्येक किडनी में, ऐसा नहीं कि सब किडनी में। 2 किडनी होती है, एक किडनी में बताया जाता है नियरली 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब बोलते हो कि ये खराब नहीं होते क्या? ये धीरे धीरे खराब होते रहते, जो एक बार खराब हो जाता है वो बनता नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? इसीलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बताओ, बताइयो जरा। ठीक है, जो किडनी के अंदर मूत्र बनने यानी कि यूरिन बनने की क्रिया होती है सर, वो कहां होती है? नेफ्रॉन में होती है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अब हम लोग समझने का प्रयास करते, तो ये सबसे पहले अभी आउटर मोस्ट किडनी का स्ट्रक्चर था, क्या क्या होता है ये समझ गए। इसको बना लो, प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, चलिए, हाइलम, वृक्क, धमनी, मेडुला, कॉर्टेक्स आपके बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दूं, एक बार बनाना हो तो आप बना लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे भाई कि यूरिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है। मेन तो वही देखना है ना, किडनी में हमें और तो कुछ देखना नहीं है, मेन देखना है भैया जो ना, जो अपना काम है, जो जिस चीज को अपने को देखना है उसको। किडनी विडनी समझ गया यार, इतना अच्छा लिख जाया करता है, मुझे लगता है मिटाया ना करूं मैं इसे। है दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी, यह जिस्म भी मेरा उतना हुआ नहीं जितना हुआ तेरा। अब नहीं गाऊंगा सुन रहे होगे ना, गाना सुनने लगे वे पागल हो। चलो देखते हैं भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखा दे भाई। नेफ्रॉन देखना, ये देखो, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है अभी देखना, ये जो कट हुए हैं ना, ये किडनी है, ये नेफ्रॉन है इसमें। ठीक है, ये नेफ्रॉन समझना, जैसे ये नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है ना, इसी तरह इससे नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, समझना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये थोड़ा सा सीधा टाइप में बन रहा है, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं क्या, मुझे लग रहा है। बस ठीक है, चलिए, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये है नेफ्रॉन का। ये जो डक्ट है इसको अभी बताएंगे। सबसे पहले इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग अंदर। इस नेफ्रॉन में हम देखते हैं कि ब्लड इंटर करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? तो ब्लड इंटर करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ब्लड इसके अंदर इंटर करेगा किसके द्वारा इंटर करेगा? कोई आर्टरी होगी, बताइए। ब्लड इसके अंदर इंटर करता है और एक नलिका यहां से फिर निकलती है।
चलो, जब इसके अंदर से यहां से ब्लड जब इंटर करता है तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, तो इसको मैं पहले बता देता हूं हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर बता देता हूं इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनिका, है ना, लिखना हो तो लिख लेना अभिवाही। इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड ना। यहां पे हम लोग देख रहे हैं किडनी की संरचना, किडनी बन रखी है। ये जो यहां से ब्लड इंटर करता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, वो होती है अभिवाही धमनिका। ठीक है, अभिवाही धमनिका, छोटी नी है, ठीक है, लिख ही देता हूं, छोटी नी, अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। और जहां से ये ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। इसको बोलते हैं एफरेंट, एफिरियंस, ठीक है, एट्रियोल, एफ्रियंट एट्रियोल, ठीक है। एफ्रियंट ये हुआ इफ्रियंट, एफ्रियंट एट्रियोल, ठीक है। बताइए समझ में आया? अब देखो, इस अभिवाही धमनिका से ब्लड अंदर आता है। ये जो देखिए कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस संरचना को बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाउमेन, बाउमेन कैप्सूल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में भी इसको बोलेंगे वोमेन संपुट, वोमेन संपुट, ठीक है। ये कैप्सूल को बोला गया। इस कैप्सूल के अंदर देखिए कुछ अलग से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलेंगे केशिका गुच्छ, ठीक है। क्या बोलेंगे? केशिका गुच्छ। एक एक चीज समझते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ब्लड हमारा इंटर करता है एफरेंट एट्रियोल से, समझना सर, बिल्कुल सिंपल है। ब्लड इंटर करता है एफरेंट एट्रियोल से, तो क्या होता है? अंदर प्रेशर पड़ता है। ये वाली अपवाही जो धमनिका होती है वो थोड़ा सा मोटी होती है, थोड़ा सा पतली होती, सॉरी पतली, नहीं 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 नहीं, ये मोटी होती है। अपवाही धमनिका थोड़ा सा मोटी और ये थोड़ा सा पतली। जब मोटा से पतला में जाएगा सामान तो क्या होगा? प्रेशर जाएगा ना, प्रेशर। तो इस जगह पर पारेगम झिल्ली लगी होती, यहीं पर लगी होती है पारगम्य झिल्ली, ठीक है। जब यहां पर पारेगम्य झिल्ली लगी होती है तो यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है, हार्मोन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन सब क्या होते? छन जाते हैं। पारेगम झिल्ली के द्वारा क्या होता है? तो यूरिया, यूरिक अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज छन जाते हैं, ठीक है। तो यदि पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हिंदी में लिख लेना मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में सबसे पहला चीज क्या होता है? फिल्टर हुआ कि नहीं हुआ? फिल्टर हुआ ना, तो पहला चीज होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला चीज क्या हुआ सर? तो वो हुआ फिल्ट्रेशन। अगर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया देखें तो सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन बोले तो हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन। ये इससे फिल्टर होता है, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेशन नंबर 1 डाल के लिख लो इसमें, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन में, ठीक है। फिल्ट्रेशन में लिखना क्या है आपको कि यूरिया तथा यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं और मूत्र निर्माण वृक्काणु में होता है, ठीक है।
मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है वृक्काणु में, नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, ये किससे अलग कर लिए जाते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज रक्त से अलग कर लिए जाते हैं। अलग कर लिए भैया, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ चीज हमारे काम की रहती है। जब काम की रहेगी तो इसका एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। फिर से इसमें सेकंड पॉइंट आता है, देखना, पहला फिल्ट्रेशन, सेकंड चीज आती है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? यानी कि हिंदी में बोलते हैं पुनरावशोषण, ठीक है, पुनरावशोषण। देखो, जो ये नलिका आई है, कौन सी? इफरेंट एट्रियोल। इफरेंट एट्रियोल आप देखेंगे कि इसी ट्यूब के पास पास टहलती रहती। इसको मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, ये देखो, इसी ये ट्यूब के साथ साथ टहलती रहती है, फिर अपना चली जाती है। ठीक है, इस ट्यूब के साथ ये कौन सी? एफरेंट एट्रियोल टहलती रहती। जो रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, ये एफरेंट एट्रियोल, ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को अपन लोग बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर। रीनल ट्यूबुलर, ठीक है। तो जो चीज छन के आएगा वो कहां आएगा सर? तो वो आएगा रीनल ट्यूबुलर में, ये देखो। और ये जो यू आकार का शेप होता है, इस यू आकार के शेप को अपन लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये अक्सर पूछा जाता है कि हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले कहां पाया जाता है, ठीक है। तो रीनल ट्यूबुलर में क्या होता है? रीनल ट्यूबुलर में, ट्यूबुल में या रीनल ट्यूबुलर में, ट्यूबुलर भी या ट्यूबुल भी, ट्यूब होती लाइक है ना, ट्यूबुल, तो रीनल ट्यूबुल में छन के आता है। इस रीनल ट्यूबुल में रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट डाल लो, रीएब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण। पुनरावशोषण में क्या होता है? ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसमें समझना क्या होता है, लिखना है बस, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि रीनल ट्यूबुलर में क्या होता है। मैं तो बता दिया भाई, इसका अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब जो चीजें, अच्छी चीजें चली गई हैं, उसका इसमें अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। देखो, रुधिर से अलग किए गए पदार्थ में, ठीक है, जब रुधिर से जो ये पदार्थ अलग किए जाते हैं, उसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है, ठीक है। अलग किए गए इतने पदार्थ हैं, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा पदार्थ? प्रोटीन है, जैसे अमीनो अम्ल काम का है हमारे, ठीक है, अमीनो अम्ल, और जल रह गया, कुछ हार्मोन्स रह गए, कुछ ग्लूकोज इसमें चला गया। तो रुधिर से अलग किए गए पदार्थ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल, जैसे जैसे मूत्राणु, जैसे जैसे मूत्र वृक्काणु, ये जो वृक्काणु होता है, जैसे जैसे मूत्र वृक्काणु से आगे बढ़ता है या आगे प्रवाहित होता है, तो इन पदार्थों को चयनित करके, इन पदार्थों को चयन कर लिया जाता है कि भैया किसका किसका हम अवशोषण करेंगे, ठीक है। इन पदार्थों को चयनित करके पुनरावशोषण कर लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, पहले में तो इनका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर में तो भाई जो मन किया चला गया, जितना भी था वो सब चला गया, ठीक है। चला जाने के बाद सेकेंड पॉइंट में देखा गया, फिर से इनका अवशोषण कर लिया गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लग रही है यार अभी को। अवशोषण, अवशोषण कर लिया, यही नलिका, यही जो ब्लड वेसल्स है, ये अवशोषण कर लिया। फिर सेकेंड पॉइंट आता है सिक्रीशन। फिर ये ब्लड वेसल्स देखती है, क्या देखती है भाई, कि जो जो काम का नहीं है, हेनले लूप, यहाँ से ब्लड क्या कर लिया जाता है? सिक्रीट कर लिया जाता है, मतलब सॉरी एब्जॉर्प्शन कर, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये यूरिन बन रहा है भाई तुम्हारा, मूत्र बन रहा है, ठीक है ना, और कुछ ना समझ लेना। देखो फिर क्या होता है? सिक्रीशन। जब मूत्र वृक्काणु से नलिकाकार भाग में आगे प्रवाहित होता है तो रुधिर केशिकाएं, ठीक है,
जो यहाँ पे ब्लड कार्पेलिलीज पाई जाती हैं, रुधिर केशिकाएं कुछ अवांछित पदार्थों को सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देती हैं। सिक्रीशन में क्या होता है, जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, जो उनके पास अवांछित पदार्थ होता है, ठीक है, कि यार इसे भगाना ही भगाना है, वो जा करके सीधे उसमें सिक्रीट कर देती, किसमें, रीनल ट्यूब्यूल में, वक्काणु में सिक्रीट कर देती, स्रावित कर देती हैं। इस प्रकार सभी वांछित पदार्थ को रुधिर से अलग कर दिया जाता है और वांछित अवांछित पदार्थ क्या होता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना, अमल, मेरा नाम है कमल, कमल नहीं नाम है भाई, कमल किसी का नाम है क्या, चिढ़ना नहीं, मेरे से खिसियाना नहीं, ठीक है। तो यूरिया यूरिक अम्ल उससे अलग कर, मतलब डाल दिया जाता है, किससे, इस ट्यूब में यूरिया और यूरिक अम्ल थी, इसमें डाल दिया गया। जब इसमें डाल दिया तो भाई ये सीधे मूत्र जाकर के कहाँ मिला, ये मिल गया यहाँ, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ फिर नीचे जाने लगा। तो इस डक्ट को बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नालिका, है ना, हिंदी में देखो क्या बोलेंगे, संग्रह नालिका। संग्रह नालिका इसको बोलेंगे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इसको बोलेंगे। इसी तरह एक नेफ्रॉन काम करता है, ठीक है, सेम टू सेम ये दूसरा नेफ्रॉन भी इसी में है, वह भी काम कर रहा है, वो भी मूत्र स्रावित कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी मूत्र, मतलब इसी तरह सोचो 10 मिलियन नेफ्रॉन, जितने भी नेफ्रॉन है सभी काम कर रहे हैं, थोड़ी 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 यूरिन बना रहे हैं, थोड़ी 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 मूत्र बना रहे हैं, और वो कलेक्टिंग डक्ट में स्रावित होता है। कलेक्टिंग डक्ट लेकर के कहाँ जाती है, वो सीधे जा करके यूरेथ्रा में लेकर के जाती है, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेटर्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यूरेटर से बोलो ना, यूरेटर्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो देखो सबसे पहले की क्रिया क्या होती है, अब इसको समझ लो एक बार, ठीक है, मन लगा के। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। क्या है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन, पहले रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड आदि चीजें सब फिल्टर की जाती हैं, ठीक है, कहां पर, वोमेन संपुट पर, है ना, वोमेन कैप्सूल पर करता कौन है, तो वो करता है ग्लोमेरुलस करता है। फिर उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो पदार्थ लाभदायक होता है उसमें चला जाता है, उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फिर रीअब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो भी अवांछित पदार्थ होता है रुधिर केशिकाएं के पास, वो उसमें डाल देती, फिर जाकर के यूरिन बन जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा, यहां पर जो आया उसको बोला प्राइमरी यूरिन, ठीक है। ये वाला जो यहां पर जो मतलब वोमेन ग्लोमेरुलस से जो यूरिन छन के आया उसको बोलते हैं प्राइमरी यूरिन, ठीक है। जो प्रारंभिक मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें से पदार्थों को चयनित करके पुनरावशोषण कर लिया जाता है तथा श्रावण प्रक्रिया के माध्यम से अनावश्यक पदार्थों को सक्रिय रूप से केशिकाएं द्वारा वक्काणु में नलिकाकार भाग में छोड़ दिया जाता है। जो श्रावण केशिकाएं होती है वो इसमें छोड़ देती हैं, सीधे चला जाता है, तो सिंपल। ये क्या स्ट्रक्चर था, ये था नेफ्रॉन। बताओ, हिंदी में बोलेंगे वक्काणु। बताओ, समझ में आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, देर नहीं करना, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। चलो, फिर मूत्र संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करके मूत्र वाहिनी द्वारा ले जाती हैं। भैया जो मूत्र संग्राहक वाहिनी ने संग्राहक करती हैं वो मूत्र वाहिनी जो यूरेटर्स होते हैं, है ना, ये मूत्र संग्राहक वाहिनी है। फिर ये यूरेटर्स में ले जाते हैं, यूरेटर्स सीधे डाल देता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फिर क्या करता है, यूरेथ्रा के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। यदि आप मेल हैं तो आपके अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्लांस पेनिस देखने को मिलता है, पेनिस के माध्यम से बाहर। यदि आप फीमेल हैं तो वेजाइना के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। बस, बॉमेन कैप्सूल को मैल पिघी कोष भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। बस हो गया, खत्म है यार। बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ नहीं आया होगा तो पीट दिए जाओगे। देख लो एक बार अच्छे से, बुक हो तुम्हारे पास, देख लेना। ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक थी मेरे पास, मैं देख लिया था, ये फ्रंट एफरेंट ग्लोमेरुलस से सारा कुछ दिया हुआ है,
ठीक है, इसमें से आप लोग लिखना चाहें ना तो इसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ थोड़ा सा ही दिया हुआ है, बाकी आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे। बाकी मेन जो भी समझाने वाला पॉइंट था, ठीक है, जो मेरे को बताने वाला पॉइंट था वो ये था। ठीक है, तो आज आप लोगों ने पढ़ लिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मुझे एक बात बताइए कि ब्लड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर लिम्फ में ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ बताइए मेरे को, आरबीसी किस में पाए जाते हैं, ब्लड में या फिर लिम्फ के अंदर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्लास का पॉइंट आपका, जाइलम फ्लोएम, पादपों में परिवहन देखेंगे, फिर उत्सर्जन देख करके हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस मुझे लगता है बस एक ही क्लास अब बचेगी, उसमें आपका ये जैव प्रक्रम पूरा अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए बायोअमन तुम्हारे साथ है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं हमेशा बदलाव का सोचता हूँ। ठीक है, हमेशा कभी भी यार जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी तुम बदला लेने का नहीं सोचना, किसी से भी नहीं। जो तुम्हारे साथ है रहो, नहीं है छोड़ के चला जाए तो उसको दूर से नमस्कार बोल दो, भाई ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, बदला लेने का मत सोचना जीवन में, नहीं तुम बहुत लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे परिसंचरण, हाँ परिसंचरण पहले पढ़े थे, उसके बाद उत्सर्जन पढ़े थे। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम। बताओ, याद करो सब कुछ, एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो रहा था। बताइए, हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे थे, तो उत्सर्जन से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा, बताओ कौन देगा, जल्दी से हाथ खड़ा कर, मतलब खड़ा कर दो, कौन देगा। क्लास में रहो तो ऐसे बोल दो भाई वोटिंग करवा लो, ले यहाँ तो कोई वोटिंग होती नहीं, यहाँ पे सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक सवाल है कि हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हेनले ऑफ लूप कहाँ पाया जाता है, बस हेनले ऑफ लूप कहाँ पाया जाता है, इन दोनों का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज का टॉपिक है पादपों में परिवहन। ठीक है, और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा, जैव प्रक्रम। फिर इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो पादपों में परिवहन क्या होता है कि जिस प्रकार मनुष्यों में, ठीक है, परिवहन होता है, भोजन का परिवहन होता है, ठीक है, रक्त का परिवहन होता है, पोषक तत्वों का परिवहन होता है, ठीक उसी प्रकार पादपों के अंदर भी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए परिवहन होता है। ठीक है, पौधों को पूरे भाग, पौधे मतलब जो पौधा होता है, लाइक के ट्री, यहाँ पे नहीं दिखाता मैं, पौधे को पूरे भाग में जल और खनिज पदार्थ, ठीक है, मिट्टी से प्राप्त करके, मिट्टी से प्राप्त करते, कौन प्राप्त करता है, जड़। ठीक है, जल और खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करता है, जड़ उसको सोखता है, अवशोषित करता है, फिर उसको जाकर के पत्ती वत्ती तक पहुंचाता है ना, यानी कि पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो पौधे के द्वारा, पौधा जो होता है हरा पौधा, ये देखो ये हरा पौधा है। ठीक है, तो हरा पौधा क्या कर रहा है, हरा पौधा सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। ठीक है, यही हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसका वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देख लो, चैनल पर अपलोड है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है पूरा डिटेल से समझाया हूं वहां पर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और फूड बनाता है, खाना बनाता है। और इसके लिए क्या जरूरी होता है? सनलाइट। ठीक है, और ये रिएक्शन कहां पर होती है? तो सर वो होती है पत्ती में। तो खाना अगर पूछे कहां बना तो क्या बताओगे? खाना बना पत्ती में। तो भाई पत्ती से भोजन और भाग तक पहुंचाना होगा ना, परिवहन करना होगा ना। तो पौधे के अंदर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पादपों में परिवहन के लिए दो ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, पहले ऊतक को हम लोग बोलते हैं जाइलम ऊतक, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले को हमने बोला जाइलम ऊतक और दूसरे को हमने बोला फ्लोएम ऊतक। ठीक है, पहला क्या है? जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू। और ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे पास कितने टिश्यू हैं? हमारे पास दो टिश्यू हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, बताइए यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं? दो टिश्यू हैं। देखिए, हमको पता है कि पौधा से पूछा जाए वाटर कौन ले जाता है, तो भाई साहब ये है रूट, जड़। ठीक है, और ये क्या करती हैं? वाटर ले जाती हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि इसके अंदर दो टिश्यू हैं, जाइलम, जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करती हैं? जल का परिवहन करती हैं। ठीक है, जल का परिवहन करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है? जल का परिवहन पौधे के अंदर तो करता है जाइलम ऊतक। ठीक है, ये हमारे पास यहां पे मृदा भरी पड़ी है। ठीक है, यहां से जल जा रहा है, तो मुझे ये बताओ, जल ऊपर से नीचे तो आ नहीं रहा ना, जल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बताइए जल किस प्रकार से जा रहा है? ये जड़ है हमारे पास, जड़। जड़ से जल अवशोषित करके दबाव डाल के कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जल ऊपर जाएगा, यहां पर पहुंचेगा H2O, और क्या पहुंचेगा? और पहुंचेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। इसके पास क्लोरोफिल होता है, फिर जाकर के आगे रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। 6 CO2 प्लस 6 O2। ठीक है, 6 H2O प्लस 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और ऑक्सीजन वो निकाल देता है। ठीक है, तो देखो जल ऊपर जा रहा है। जल जब ऊपर जाता है, ठीक है, एक चीज याद रखना, जल जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस गति को बोलते हैं ऊपरी ऊपरी मुखी गति। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू के अंदर ऊपरी मुखी गति होती है। और आपको बता दें जाइलम के बारे में, जाइलम टिश्यू मृत ऊतक होते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यू कैसे ऊतक होते हैं? मृत। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू? जो फ्लोएम, ये देखो इंग्लिश मिस्टेक, फ्लोएम टिश्यू, जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ना, वो सर जीवित ऊतक होते हैं, फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, लेकिन जो जाइलम, जो जल का परिवहन करते हैं, कौन? एक ऊपरी दिशा में, ऊपरी मुखी दिशा में, इसको बोलते हैं ऊपरी मुखी दिशा, यानी कि नीचे सीधे ऊपर की तरफ ले जाता है जल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जाइलम टिश्यू। ठीक है, जल क्या करता है? जल एवं उसमें विलेय खनिज लवणों को क्या करता है? ले जाता है। ठीक है, ये जल का परिवहन करता ही है, लेकिन जल में विलेय खनिज
लवणों को भी वो ले जाता है। कौन सा टिश्यू? तो सर वो ले जाता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब जब जाइलम टिश्यू जल ले जा रहा है तो भैया जो इसकी दीवार होगी बहुत मोटी होती है। जाइलम टिश्यू की दीवार जो होती है ना, वो जाइलम टिश्यू की दीवार बहुत मोटी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम, जल ऐसे तो चला जाएगा नहीं। जब सनलाइट पड़ती है इस पत्ती में, समझना, पत्ती में क्या होते हैं, पत्ती में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र। जब सनलाइट पड़ती है पत्ती में तो सनलाइट से क्या होता है, पत्ती के रंध्र से जल सूखता है। सूरज पड़ेगी सूखेगा ना, जैसे कपड़े, गीला कपड़ा सूरज धूप में डाल दे तो सूख जाता है, उसी तरह वो खींचता है और वाष्प बन के जल उड़ जाता है। जिस प्रकार से सनलाइट, सूरज रंध्र से जल को निकालता रहता है ना, वहां पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यहीं पे पत्ती में जब रंध्र में बहुत अधिक दबाव पड़ेगा तो यहां पे रूट से जल प्रेशर से ऊपर चढ़ेगा। कैसे चढ़ता है जल? कोई मोटर तो लगी नहीं कि टुल्लू लगा हुआ है, बटन दबा दिया चल गया, जल चढ़ने लगा पौधे में, नहीं। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसकी? वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देता है। ठीक है, जब सर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, तो जल कहां पर जाता है? जल वायुमंडल में चला जाता है। कौन सा जल? जो इस पत्ती के पास जल है। जब वो जल वायुमंडल में जाता है तो वहां पे एक प्रेशर पड़ता है, जब वो जल निकलता है तो फिर नीचे से जल चढ़ जाता है। इस तरह करके जल चढ़ता है। इसमें अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को, जड़ से जो नमी प्राप्त होती है उसको जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देता है। कैसे? जल वाष्प के रूप में। जल वायुमंडल में चला जाता है, किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में। अगर पूछे कौन निकालता है, तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनके जरिए जलवाष्प, जल निकल जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो दिन के समय की बात है। दिन के समय भाई सूरज रहा, प्रकाश डाला, जल सूखा, फिर नीचे चढ़ गया। लेकिन रात्रि के समय क्या होगा? रात में क्या होगा? तो रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति में मूल दाब जल को ऊपर की दिशा में ले जाता है। ठीक है, रात्रि के समय में मूल दाब जिसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, ये तो दिन की बात है। लेकिन रात्रि के समय में क्या होता है, ये तो हमने बात कर लिया डे की बात, ये तो होगा डे। ठीक है, नाइट के अंदर क्या होता है बताइए? नाइट के अंदर क्या होता है? हैं? बताओ जरा, कुछ होता है क्या? होता है ना भाई, क्या होता है? रूट जो है ना, रूट के अंदर रूट प्रेशर डालती है, रूट प्रेशर डालती है, दबाव बनाती है, और जिसके द्वारा दबाव बनाती है जल ऊपर से सुट्ट से चढ़ जाता है। कैसे? सूंग से चढ़ जाता है जल ऊपर, है ना है ना। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल चढ़ता है, मूल दाब के द्वारा जल चढ़ता है, और जल को चढ़ाने के लिए दो बल और काम करते हैं। एक को बोलते हैं ससंजक बल और दूसरे को बोलते हैं असंजक बल। फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे, ससंजक बल। ठीक है, एसेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स करके हैं। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल भी जाइलम के स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू होता है उसके स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल भी जल परिवहन में सहायक होते हैं, इनके द्वारा भी सर जल ऊपर चढ़ता है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन में भी सहायक होता है। ठीक है,
सर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन में, ताप नियमन बोले तो टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो इसके अंदर जल है, ठीक है, यहां पे जल कैसा है, वाटर कैसा है, कोल्ड, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, है ना, पढ़ना आए भी ना आए पढ़ना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, बस वही है, ठीक है। ताप नियमन में सहायक मतलब क्या होता है, यहाँ से गर्म ऊपर गर्म हो जाता है पानी सूर्य के प्रकाश से, तो जब वो पानी निकल जाता है तो नीचे ठंडा ठंडा पानी पहुंच जाता है, तो जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब टेम्परेचर इसका रेगुलेट हो जाता है तो ये थोड़ा सा ठंडा महसूस करता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली ये आपका था जाइलम, ठीक है, ये क्या था, ये था आपका जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये पूरी डिटेल है और जितना भी है जाइलम के बारे में उतना मैंने आपको बता दिया जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ जानना है, ठीक है, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो थोड़ा सा बुक खोल के देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। लेकिन जितना बेसिक से लेकर के हाई लेवल का था उतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब फाइनली हम लोग कूदेंगे फ्लोएम टिश्यू की तरफ। किसकी तरफ कूदना है इस बार, इस बार कूदना है सर हमें फ्लोएम टिश्यू की तरफ। पौधे में जल ऊपर की तरफ इसलिए चढ़ता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाला दाब बहुत अधिक होता है जो जल को अपनी ओर खींचता है। वाष्पोत्सर्जन, सूरज पत्ती से जल खींचता है, लेकिन जब वो एक बूंद उधर निकलता है तो नीचे से एक बूंद फिर चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखते हैं फ्लोएम टिश्यू के बारे में। तो मैं सर इसको मिटा दूं, यदि आपकी इजाजत हो तो मिटा दूं। चलिए, जाइलम टिश्यू यहां तक पढ़ लिए थे। फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम कुछ देख चुके हैं। जैसे ये एक जीवित ऊतक होता है, ये भोजन तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन करता है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न विलेय पदार्थों का वाहन करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज वगैरह उत्पन्न होती है, ठीक है, वो एक प्रकार से विलेय होती है, ठीक है, जल में विलेय या किसी भी प्रकार से, क्योंकि ग्लूकोज होता है तो उसको स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, वो फ्लोएम करता है, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, सो मत जाना, लेकिन तुम लोग को तो लेक्चर डे में मिलेगा ना। फाइनली अभी का टाइम देख रहे हो, 11 बज रहे, 12 बजने वाले, 11:45 हो गए हैं, ठीक है। उत्सर्जन करता है। तो देखो ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये बहुदिशीय में चलता है, बहुदिशीय टाइप में होता है। जैसे हमारा एक देखो, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक कैरेट, ये देखो ऐसे कैरेट के ऊपर पत्तियां होती हैं, बताओ कैरेट खाए हो कि नहीं, बोलो भैया खाए तो बहुत हैं, लेकिन उसके पेड़ में कभी नहीं गए हैं। मैं तो पेड़ में काहे नहीं गए बताओ, पता करना चाहिए ना। अब कुछ बच्चे तो खाए होंगे तो खाली इसको खाए होंगे, ऊपर देखे ही ना होंगे ऊपर क्या होता है, जो देखो समझ लो। इसमें से सर जो ये ऊपर वाला भाग है ये कहाँ रहता है सर, ये वायुमंडल में रहता है। और ये निचला भाग कहाँ रहता है, ये निचली सतह मिट्टी की सतह में दबी होती है, ठीक है। तो भैया ये इतना ज्यादा ये कैसे बन गया कैरेट, बताइए कोई बता सकता है। इतना मोटा है ना, इतना मीठा मीठा, इतना अच्छा ये कैरेट कैसे बन गया। गाजर का हलवा मेरे को बहुत पसंद है एक बार तो मैं यहीं पर जहाँ पे रहता हूँ ना, यहीं पर मैं ले आया था, किसी से बताना नहीं, है ना।
मैं ले आया था गाजर 2 किलो और मैंने उसको धुला, कुकर में उबाला। तो पहले तो कुकर में आ ही नहीं रहा था, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दबा दबा के उबाला, फिर उसको भाई साहब उबाल के मैं कढ़ाई में पकाया। समझो करीब उसे आधा 1 घंटा मेरे बर्बाद हुए, लेकिन इतना वाहियात हलवा बना था है ना, इतना खराब बना था मेरे से कि मतलब वो खा ही नहीं जा रहा था। लेकिन अब क्या करें, उसमें इतना ज़्यादा घी डाला था, फिर चीनी डाला था, फिर उसे खाना पड़ा। सोचो, तो मिट्टी की सतह पर दबा रहता है, तो कैसे होता है भाई? तो इसके ऊपर भैया हमें पता है, इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, भोजन बनेगा और कोई अन्य दूसरा पदार्थ बनेगा। फिर ये दूसरा पदार्थ क्या करेगा, इसके अंदर फ्लोएम टिश्यू है। कौन से टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से ये क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का हो रहा है ऊपर, लेकिन ये नीचे जाकर के संचित हो रहा है, यहां वहां करके धीरे धीरे करके गाजर बन गई, गाजर बन गया, मूली बन गया, आलू बन गया, ठीक है, पौधे पेड़ में फल बन गए, आम लग गए, ठीक है, ऐसे करके ये संचित होता रहता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंगों, फलों, बीज तथा वृद्धि वाले अंग में ले जाता है। ठीक है, ये फलों, बीज, ठीक है, तथा वृद्धि वाले अंगों में भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ कौन सा भोज्य पदार्थ? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना है, भोज्य पदार्थ को ले जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए सर कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू ले जाता है। ठीक है, बताइए समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है? जाइलम फ्लोएम, देखो जा से होता है जल, जाइलम की बात आ जाए तो जल का श्रावण, जल का परिवहन करते हैं, और फल, फा से आता है फ्लोएम, फा से आता है फल, यानी कि भोज्य पदार्थ का श्रावण करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखना था, क्या लिखना होगा तो हट गया, लिख लो अब। ठीक है, बाकी इमेज विमेज बना लेना अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यार अपनी फेयर कॉपी आप लोग एक बार चेक करवा देना, चेक करवा देना, क्या व्हाट्सएप पर भेज देना, जिसकी कॉपी बेस्ट होगी मैं सच में उसको इनाम दूंगा। इतना मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, आज आज तो मैं है ना अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं उन बच्चों को इनाम दूंगा, वो होनहार बच्चे हैं भारत के, है ना, वो भविष्य हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पादप में उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। ठीक है, जो पादप होते हैं, ये पादप पौधा है, ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को कैसे बाहर निकालता है? ठीक है, कैसे बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट? तो देखो, पादपों में श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, व अन्य उपापचयी प्रक्रियाओं से बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है सर कि पादपों में श्वसन, ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य उपापचयी पदार्थों से, अन्य उपापचयी क्रियाओं द्वारा, अन्य उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, और उसी को पौधे बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? जैसे एक आता है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, है ना, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। पहला है ऑक्सीजन, ये अपशिष्ट पदार्थ है गैसीय। दूसरा क्या है सर? दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सर क्या है?
तो ये गैसीय अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका निष्कासन कैसे किया जाता है? इनका जो निष्कासन है वो रंध्रों द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, रंध्रों द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा किया जाता है। जो रंध्र होते हैं यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक आया। अब देखो, पादपों में अधिक मात्रा में जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा रंध्रों से होकर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, पादपों में जो जल होता है, बहुत ढेर सारा जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा रंध्रों से वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन फलों व तनों की सतहों में भी हो सकता है। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वह फलों और तनों में भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। 12 बज गए है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तनों में भी, फलों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे भैया कि स्क्रीटरी पदार्थ कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग गोंद देखे हैं, गोंद, बताइए, गोंद, लेटेक्स, बताओ, रेनिन, गोंद, लेटेक्स, रेनिन, टेनिन, रेजिन, राल जिसको बोलते हैं, राल, रेजिन, टेनिन, ये सभी क्या होती है? ये सभी पादपों के एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं। जैसे सफेद सफेद आप लैटेक्स देखे होंगे, दूध की तरह होता है, जस्ट बिकॉज दूध ही होता है वो, बस पिया नहीं जाता वो। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट। तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ में कट लगा देते हैं, एक बाल्टा लगा देते हैं, फिर उस बाल्टा में वो दूध भर जाता है, लैटेक्स, रबड़ बनाया जाता है उससे। ठीक है, इसी तरह आप लोग गोंद देखे होंगे, गोंद, गम। जब जब क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वहीं से समझ में आएगा, हाँ वहीं से, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस जो माँ बच्चा पैदा करती है, उस माँ को क्या खिलाया जाता है? उस माँ को लड्डू जैसा कुछ खिलाया जाता है ना। उस लड्डू जैसे में काजू, किशमिश, बादाम, छोहारा, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें डाली जाती हैं भैया, खाने के लिए उनको दी जाता है। उसमें गोंद भी डाला जाता है, गोंद। ठीक है, जहाँ से आप किराना की दुकान पे जाओगे, गोंद बोलोगे तो आपको गोंद देगा। वो गोंद एक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है। ठीक है, पौधे किसी काम का नहीं था, पौधा बोला ले भगा दे। इंसान जा रहा था, बोला देखो अबे यार गोंद है क्या, ले आ दे दे इसको, इसको तो मैं उसमें डाल के खाऊंगा, लड्डू बना के खाऊंगा इसका, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो देखो पादपों में उपापचयी अभिक्रियाओं से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। सर, जो पादपों के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती, इससे क्या होता है? इससे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, और वो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ गोंद, लैटेक्स, रेनिन नहीं होता सर, रेनिन नहीं होता। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। रेनिन के बारे में जानकारी थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन्स अबाउट रेनिन देख लेते हैं, बताइए। देखना, अभी अभी मेरे को देखो, मेरे को, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, इससे बोलूंगा, इससे रेनिन क्या होता है। जस्ट अ मोमेंट। ओ भाई, बारिश हो रही। ये तो रेनिंग लिख दिया यार, बारिश वारिश नहीं हो रही, रेनिन पूछ रहा हूं, अब लिखना ही पड़ेगा, रेनिन। सुनो, भारत कोश के मुताबिक रेनिन अंग्रेजी रीनिन एक प्रकार का एंजाइम है
जो आमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। ये एंजाइम आमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलता है। यह एक बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक ही स्रावित होता है। समझ रहे हो सर? रेनिन एक एंजाइम होता है। मैं यहाँ पर ये टेनिन रेजिन था ना, तो मैं उसको रेनिन समझ लिया था, वैसे ही लिख दिया था। ठीक है। तो जो पादपों में उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती, किसके अंदर? पादप के अंदर। कौन सी रिएक्शन? तो वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। और वही मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण होता है? कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। ये सारी चीजों का निर्माण होता है। फाइनली सर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर यहीं से आपका खत्म हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाए होंगे और उस नोट्स को आप लोग इंस्टाग्राम में सेंड करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। ठीक है, और आइए चलिए हम लोग एक वो सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, फिर इस चैप्टर को फाइनली नए अंदाज में खत्म तो हो ही गए। बस सब सेलिब्रेशन है, बस धूम धड़ाका करना है ना। देखो कि जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है ना, तो आप उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो जल्द ही बंजर हो जाया करते हैं। ठीक है, इस चीज को यदि आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको रोकते हैं, ये चीजें करते हैं ना, तो थोड़ा सा उनकी बातों को मानिए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो शायद आपके पास नहीं है। लेकिन कई जगह पर पेरेंट्स भी गलत होते हैं। ठीक है, तो आप उनको नजरअंदाज करके आगे निकल जाइए। ठीक है, यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को ना कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिएगा, और अपने बच्चों को कभी भी टोका टाकी दिन भर, ठीक है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये बेकार है, तू गधा है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मत बोलिए। नहीं तो अभी तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी जिएगा ना, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा। ठीक है, ऐसा मत बोलिए आप, क्योंकि आज फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत मायने रखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे वर्ड अपने बच्चों को उपयोग ना करें। ठीक है, तो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए लाभकारी होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो फाइनली यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आज का क्या, ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, तो बस अब आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको बस नाच गाने करना है। ठीक है, तो देखो अच्छे से पढ़ते रहना, और भी टॉपिक्स को बुक खोल करके पढ़ना, क्योंकि बुक्स में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो शायद आपका बायोवन भैया भी नहीं बताया है। ठीक है, तो बुक्स को आप लोग जरूर खोल करके पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।